नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। जिस तरह के साथ हमने एक सीरीज स्टार्ट की है सारे बैक्टीरिया के बारे में, एक एक करके उनके इन्फेक्शन, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उनको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली और डीप स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्फेरिकल होता है, ओवाइड होता है, कोक्कई अरेंज्ड इन द लॉन्ग चेन। जिस तरीके से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। जाकर पेयर्स में होते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में डिफरेंस क्या होता है, हम उस चीज़ को लेटर सेक्शन में बताएंगे। इनके अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हैं, अगर बेस्ड हीमोलिसिस मेथड पर ही ये भी बेस्ड है, किस तरीके की हीमोलिसिस करते हैं। बीटा हीमोलिटिक होते हैं और इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी जी टाइप के। स्टेफायोजेंस जो इनका एक एग्जाम्पल है बीटा हीमोलिटिक्स का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चल के अब आते हैं अल्फा हीमोलिटिक के बारे में। वहाँ पर स्टेफ निमोनी करके आता है और विरिडेंस एक अलग टाइप का एक ग्रुप्स है जो स्ट्रेप्टोकोकस का ही एक ग्रुप्स है। गामा हीमोलिटिक्स जो होते हैं स्टेफ फेस्कैलिस होते हैं जाकर, और लेंसीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्की बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंटीजन इन द सेल वॉल 17 ग्रुप्स होते हैं। अब लेंसीफाइड क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे लेंसीफाइड, उनका जो सब टाइटल था उसके नाम पर ही इस क्लासिफिकेशन को किया गया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। और ये 70 ग्रुप्स होते हैं बीटा हीमोलिसिस, ये 70 टाइप्स की बीटा हीमोलिसिस शो करते हैं। ये इतना बड़ा ग्रुप्स है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। अब यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन सा अल्फा हीमोलिटिक है, बीटा हीमोलिसिस कर रहा है और गामा हीमोलिसिस कर रहा है। अगर हम अल्फा हीमोलिसिस में देखते हैं जाकर तो क्लियर हमें एक ट्रांसपेरेंस टाइप की कॉलोनीज दिखाई देती हैं, जबकि हम अगर बीटा में आते हैं तो येलोइश कलर का एक जो पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, जहाँ जहाँ कॉलोनी उसके अराउंड एरिया में एक येलो कलर का होता है। और जबकि गामा में करता है लेकिन वो उतना नहीं होता एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा में हीमोलिसिस करने वाला, तो उसमें बहुत ही कम टाइप की हीमोलिसिस करता है, आरबीसी सेल्स को डेट नहीं करता एज कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा हीमोलिसिस जो कर रहे हैं जाकर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी कॉलोनीज़ को 1 बाई 1 और यहाँ पे इस तरीके से अल्फा बीटा और उनके अपने अपने एग्जाम्पल्स क्या हैं विद डायग्राम्स आप देख सकते हैं। स्टेफायोजेंस जो हैं, स्टेप्टोपायोजेंस जो पाए जाते हैं जाकर वो कौन से हैं, जाकर बीटा हेमोलिसिस शो कर रहे हैं। स्टेफिकैलिस जो हो रहा है गामा हेमोलिसिस शो कर रहा है और अल्फा हेमोलिसिस कर रहा है जाकर निमोनी करके। अब ह्यूमन स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो उनमें हम यहाँ स्टडी करेंगे। स्ट्रेप्टोकोक्की पैथोजेंस, स्ट्रेप्टोविरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, ये 4 बैक्टीरिया के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चल के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रेप्टो। अब इनकी हम एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें लैब बेस्ड मेथड में। एक तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करें तो पॉजिटिव आएंगे, स्पेरिकल होंगे, ओवाइड कोकस अरेंज्ड बैक्टीरिया होंगे जो लॉन्ग चेन बनाएंगे, जबकि हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एक क्लस्टर्ड में होते हैं। यहाँ एक लॉन्ग चेन बनती है, वहाँ लॉन्ग चेन छोटी छोटी बनती हैं और क्लस्टर्ड में रहते हैं। अब नॉन स्पोर फार्मिंग, नॉन मोटाइल, वो भी नॉन स्पोर फार्मिंग था, नॉन मोटाइल था, यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स है। कैन फॉर्म द कैप्सूल्स, ये कैप्सूल को फॉर्मेशन करते हैं, जबकि स्टेफाइलोकोकस की एक प्रॉब्लम थी, वो अगर पेंसिलिन्स का इन्वायरमेंट हो तो वहाँ एल फॉर्म का एक कैप्सूल फॉर्मेशन करता है, उसे एल फॉर्म बोलते हैं जाकर, एक छोटा सा फॉर्मेशन कर लेता है जाकर, जो कि उनकी जो मिथिलिसिल रेजिस्टेंस का है ना एमआरएस से वहाँ पर शो करता है जाकर। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जाकर, वो जबकि एरोबिक होते हैं, माइक्रो एरोबिक होते हैं जाकर। मोस्ट पैरासिटिक फार्म आर द फेस्टिडियस एंड रिक्वायर इनरिच्ड मीडिया, मतलब बहुत सारे इसके जो बैक्टीरियाज हैं, इसका ग्रुप्स हैं, अक्सर मैक्सिमम टाइप के ये पैरासिटिक होते हैं और इनरिच्ड है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इनको न्यूट्रिएंट रिच मीडिया चाहिए, तभी वहाँ पे अगर हम लैब बेस्ड मेथड में कल्चर करना चाहते हैं तो वी नीड टू बी ए वेरी रिच इन इनरिच्ड मीडिया।
स्मॉल नॉन पिगमेंट कॉलोनीज होती हैं। सबसे बड़ी चीज़, इनकी जो कॉलोनीज होती है पिगमेंट का प्रोडक्शन नहीं करती, जबकि स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी पिगमेंट कॉलोनीज का पिगमेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, येलो पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। पिगमेंट के बेस पर उनको क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, कोगुलेज टाइप का जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं वहाँ पर, वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सेंसिटिव टू ड्राई हीट, जबकि वो बैक्टीरिया सेंसिटिव नहीं, तो यहाँ पर ड्राई के हीटेड इंस्पेक्शन से जाकर। अब आते हैं स्टेप्टोकोकस पैथोजेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। मोस्ट सीरियस स्टेफाइलोकोकल पैथोजेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है। इट्स पैरासाइट एंड इनहिबिट थ्रोट, नेजोफेरिंक्स, ऑकेजनली स्किन्स। ये मतलब आपको जो पैरासाइट होता है इसका जो इनहेबिटिंग इन्वायरमेंट होता है थ्रोट में होगा, निजोफेरिंक्स में होगा, कभी कभार ये आपकी स्किन में होगा जब आपका इम्यूनोलॉजिकली डिस्टर्बेंस होगा तब। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर देखते हैं जाकर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्फेरिकल ओवैड अरेंज्ड इन लॉन्ग चेन्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नॉन मोटाइल एंड कैन फॉर्म द कैप्सूल इन द एडवर्स कंडीशंस। अगर हम इनका कल्चर करना शुरू करती हैं तो फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है, मतलब इनको हमारे पास एनारोबिक इन्वायरमेंट जरूरत होगी तभी ग्रोथ करेंगे। इनका पीएच होता है, बेस्ट होता है एल्कलाइन 7.4 7.6 के आसपास, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया का, ये एक ह्यूमन का भी एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है। रिक्वायर वेरी इनरिच्ड मीडिया होता है फॉर ग्रोथ के, कॉलोनी आर अरेंज अराउंड 1 मिलीमीटर के डायमीटर्स होता है, सराउंड बाय द जोन ऑफ क्लियर हिमोलिसिस। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लियर हिमोलिसिस, जो 3 कॉलोनी जो चेन में दिख रही है जाकर व्हाइट कलर की, वहाँ पर एक हिमोलिसिस का जोन है, ट्रांसपेरेंट जोन्स होता है और उसमें वेरी क्लियरली शो करते हैं जाकर इस तरीके की कॉलोनी से। अगर हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो प्रोड्यूस वेरियंस फैक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम एंड टॉक्सिन्स होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो करते हैं। अब हमारे पास एक एक करके स्टडी करते हैं कि सबसे पहले हम टॉक्सिन्स के बारे में, वायलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं वो स्टडी करते हैं जाकर। एंजाइम्स कौन से सिक्रीट करता है ये बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज डाइजेस्ट करता है फाइब्रिन क्लॉट, जो हमारी बॉडी सिस्टम के आरबीसी सेल्स या यानी ब्लड में होता है उसे ये डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कारण हमारे पास क्लॉटिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। हाइलोडेनेज एंजाइम्स होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होते हैं, इनको ये ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण कनेक्टिव टिश्यू डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। डीएनएज एंजाइम को भी रिलीज करता है, हाइड्रोलाइज करता है जाकर डीएनए को, डीएनए के पार्टिकल्स को भी डिलीज। तो आप ये मेन एंजाइम आप समझ सकते हैं कितने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स को ये प्रोड्यूस करता है और ये बहुत ही स्ट्रांगली अटैक करता है अगर इन्फेक्शन होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, हेलोरिनिडेज एंजाइम्स और डीएनए एंजाइम। टॉक्सिन्स में आते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन्स, जो कि हिमोलिसिन्स का करता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन्स ओ SLO रिप्रेजेंट करते हैं जाकर, स्ट्रेप्टोलाइसिन S SLS, 2 प्रकार के स्ट्रेप्टोलाइसिन्स होते हैं जाकर, O and S, बोथ कास्ट सेल एंड टिश्यू इंजरी, मतलब दोनों जो स्ट्रेप्टोलाइसिन हिमोलाइसिन है बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काजिंग ऑफ द हिमोलाइसिस सेल डेथ। इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स होते हैं या पायरोजेनिक टॉक्सिन्स इंट्रोड्यूस फीवर एंड टिपिकल रेड रेसेस होता है। अगर इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है तो हमारे पास फीवर आएगा जाकर और रेड रेसेस बॉडी सिस्टम में पड़ेंगे। सुपर एंटीजन्स के बारे में हम आप लोगों को जो इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहाँ पर। सुपर एंटीजन एक प्रकार का एंटीजन्स होता है, स्ट्रांग मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट स्टिमुलेंट करता है, बहुत ही तेज़ी से इनका मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट के अट्रैक्ट करके इनको मोड ऑफ एक्शंस में एक्टिवेट करता है, काज रिलीज ऑफ टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, जिसके कारण सेल्फ इंजरी होने की बहुत सारी संभावनाएं हो जाती हैं। अगर हम पैथोजेनोसिटी देखे जाकर तो ह्यूमन्स आर द ओनली रिजर्वायर, जो ये ह्यूमन पैथोजेंस है, स्ट्रेप्टोपैथोजेंस है, उसका ह्यूमन ही रिजर्वायर है। अपेरेंटली कैरियर्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स या एंजाइम से कैरियर हो सकते हैं, बट देयर इज नो एनी कैरियर। ट्रांसमिशन थ्रू द कंटैक्ट ड्रॉपलेट फूड फर्माइड्स के द्वारा, पोर्टल ऑफ एंट्री जनरली थ्रू द स्किन एंड फैरिंग्स के थ्रू एंट्री होती है इसके बॉडी सिस्टम में। चिल्ड्रंस आर प्रीडोमिनेंटली ग्रुप ऑफ अफेक्टेड बाय दिस क्यूटेनियस एंड थ्रोट इन्फेक्शंस, दैट मीन्स आप ये एयर से ही इन्फेक्शंस हो सकता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा स्किन से कंटैक्ट के भी हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्फेक्शंस एंड प्रोग्रेसिव डिसीज में अकर इफ अनट्रीटेड, अगर हम इस चीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी और डिसीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्ट्रेप्टोपायोजेंस के डिसीज कौन कौन सी काजिंग करता है? इम्पिडिगो होता है, पायोडर्मा होता है, इट इज इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शन होता है, सुपरफिशियल लेजन्स ब्रेक एंड फॉर्म द हाईली कस्ट का। थ्रोट इन्फेक्शंस, रूमेटिक फीवर्स होता है जाके, इट इज सब रूमेटिक चिल्ड्रन से बहुत कार्डियक अरेस्ट टाइप की चीज़ें। डैमेज पॉसिबल्स वॉल्स का हो सकता है, जिससे कहा अर्थराइटिस,
फीवर टाइप की चीज़ें था। एक्यूट ग्लूमेरोनेफ्राइटिस का भी काजिंग, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जो आपकी नेफ्रॉन्स में भी जाके ये डिसीज़ काजिंग करना शुरू करता है। आप इस तरह डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये आपके फेरिंग्स में, इम्पीडिगो में किस तरीके के सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं बॉडी सिस्टम में रेसिस टाइप के आने के लिए। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट किस तरीके। अगर हम लैब डायग्नोसिस मेथड हमारे पास फ्रिक्वेंटली आइसोलेट करते हैं, स्किन, थ्रोट, स्पुटम्स, यूरिन, ब्लड से सैंपल्स लेते हैं, उनको ग्राम स्टेनिंग करते हैं, कल्चर करते हैं, कैटलेज टेस्ट की तरफ ले जाते हैं, और फिर ग्राम स्टेनिंग ऑलरेडी आई टोल्ड यू किस तरीके से होती है। ग्राम स्टेनिंग कल्चर के लिए हम स्पेसिफिक मीडिया कल्चर लेते हैं, फिर ब्लड अगार का कल्चर लेते हैं, बीटा हेमोलिसिस कॉलोनी का आइडेंटिफिकेशन सेंसिटिव करने के लिए जोन इनहिबिशन के राउंड में देखते हैं, एंटीबायोटिक्स बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं डिस्क, तो हमें ये पता लगता है कि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है या नहीं है। कैटलाइज टेस्ट के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा। ट्रांसफर ऑफ द डिसीज, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इन द क्लीन एंड ड्राई स्लाइड में रखते हैं, किस तरीके से हम बता रहे हैं करते हैं इसको। और यहाँ पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 3% वो लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, और उसमें हम बैक्टीरिया की कॉलोनी जो सराय लेके आते हैं लूप से उसमें डालते हैं। अगर वहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस पैथोजेंस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को यूज करके उसका डिग्रेडेशन कर रहा है। तो पॉजिटिव जेल शोइंग रैपिडली 10 से 5 सेकेंड में ये शो करना शुरू कर, बबलिंग शुरू होता है। नेगेटिव रिजल्ट नो, अगर नहीं है तो नहीं शो करेगी, दैट मीन्स दे आर नॉट यूजिंग द ऑक्सीजन वाले को। ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत सारी है, अगर डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें, जाकर मेडिकल से पेंसिलिनीज का एंजाइम से ड्रग दी जाती है, जाकर इथोमाइसिन भी रिकमेंड की जाती है पेशेंट को इस तरीके की चीज़ करने के लिए। प्रिवेंशंस यही है, लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस की जाती है पेंसिलिन की आपको 6 महीने तक, ताकि अगर रूमेटिक फीवर चल रहा है तो और भी ज़्यादा जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शंस या 2-3 महीने में हो सकता है। पायोजन इन्फेक्शंस में भी बेस्ट प्रिवेंटिव और इफेक्टिव ऑफ हाइजेनिक्स। अब दूसरा आता है बैक्टीरिया, हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में लेट सेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस बैक्टीरिया को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।